नमस्कार, बहुत स्वागत है अपना अभी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी दीपेश बरगले भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गायों की रक्षा के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने गायों की देखभाल के लिए गौ कैबिनेट गठित की। गोपाष्टमी के दिन गौ कैबिनेट की पहली बैठक होगी और इसकी घोषणा सीएम ने आज कर दी है। गौ कैबिनेट की पहली बैठक में एमपी सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले भी ले सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश में गोधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित करने का फैसला लिया गया। पशुपालन, वन पंचायत और ग्रामीण विकास राजस्व गृह साथ ही किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे और इसकी पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण्य आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गौ कैबिनेट के गठन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार को अपना पुराना वादा भी याद दिलाया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा करने वाले शिवराज अब गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं। एक जना ऐसा बता दो गांधी परिवार को गोधन की पूजा करते देखा? छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज देखा आपने? बहन भाई को भाई दूज मनाते हुए आज तक नहीं देखा होगा। कमलनाथ जी पूरी इतना बड़ा हिंदुओं का त्योहार निकल गया, आपको कहीं मंदिर में दिखे क्या? गोधन की पूजा आज तक कमलनाथ जी को मालूम ही नहीं होती वो होगा कि गोधन क्या होता है। गोधन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गौ कैबिनेट का गठन का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य कदम है। इससे मध्य प्रदेश में जो हमारी गौ माता है उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन इससे होगा। देखिए, गौ कैबिनेट लाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये घोषणाएं करते हैं। कमलनाथ जी ने अपनी सरकार के टाइम पर गौशालाएं खोलने का काम किया और मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा था कि उन्होंने काम करके दिखाया, लेकिन ये काम करके नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ गो कैबिनेट लेकर आ रहे हैं। उसके लिए ट्वीट कर दिया है और ट्वीट तक ही सीमित हो जाएगा। इसके बाद उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा। आज तक के इतिहास में इन्होंने कोई काम करके नहीं दिखाया। हमने सरकार हमारी जरूर रही 15 महीने, लेकिन हमने काम करके दिखाया मध्य प्रदेश के लोगों के सामने, तो सारी चीजें जनता के सामने आ जाएंगी। तो ये जो गो कैबिनेट बनेगा और गो मंत्रालय जब बनेगा यानी गो मंत्रिमंडल बनेगा, तो गायों के लिए सेपरेट विचार करने का जो एक उपक्रम प्रारंभ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गौशालाएं बन गई सो बन गई, लेकिन उसकी एक अच्छी कार्य योजना मध्य प्रदेश में बन सकती है और गायों के लिए बड़ा सकारात्मक कार्य हो सकेगा और जो गोपालक हैं उनको इससे बड़ा प्रोत्साहन। शिवराज सरकार की तरफ से प्रस्तावित लव जिहाद कानून को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि किसी धर्म विषय से जुड़ा नहीं है। वहीं रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लव जिहाद विधेयक को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि लव जिहाद पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी संगठनों का भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है। तो कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने इसके समर्थन में ट्वीट किया। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष हाजी हारून ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये लव नहीं, ये जिहाद है, रामेश्वर शर्मा का कहना है। इसको लेकर प्रोटेम स्पीकर ने कड़ा विरोध भी किया है। जिस तरीके से लव जिहाद हो रहा है, बहला फुसलाकर शादी करना, अपना नाम छुपाकर शादी करना, झांसे में लेना, हिंदू लड़कियों के लिए जिस तरीके से ज्यादातर मामले पिछले कुछ दिनों में सामने आए थे, इन तमाम मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में नया विधेयक लाया जा रहा है। लव जिहाद को लेकर नया कानून इस बार जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो उसमें लाया जाएगा। अब इसके लाने के पहले ही बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस कई सारे सवाल उठा रही है। उनका ये कहना है कांग्रेस का कि पहले तो प्रदेश में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, जो वारदातें होती हैं, उसका कानून सख्त करे सरकार, उसके बाद वे किसी और चीज पर ध्यान दे। लेकिन इस पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी कड़ा विरोध जताया। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस का रुख क्या है इस पूरे मामले को लेकर। नरोत्तम मिश्रा ने पूछा है कि कांग्रेस लव जिहाद के खिलाफ है या नहीं, ये भी स्पष्ट करे। और इस तरीके से अब जब लव जिहाद का बहुत ज्यादा मामला सामने आया था, तो इस पूरे मामले को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष
हाजी हारून ने भी लव जिहाद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनका ये कहना है। तो इस तरीके से लव जिहाद को लेकर अब बवाल शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। लगातार वार पलटवार और इस पूरे मामले में कांग्रेस का जो रुख है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस बार बार यही बात कर रही है कि जब केंद्र की तरफ से पहले से ही कानून बनाया जा चुका है तो अब फिर से कानून मध्य प्रदेश सरकार को बनाने की क्या जरूरत है। जैसा कि आपने सुना, कल भी इसी तरीके के बयान सामने आए थे, जहां पर महिलाओं के प्रति अत्याचार को रोकने की हिदायत दी गई, सलाह दी गई सरकार को। और यही बहुत बड़ा कारण है कि अब कांग्रेस भी लगातार निशाने पर है। बीजेपी लगातार कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं उन पर भी निशाना साध रही है। बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि क्या आप लव जिहाद के पक्ष में हैं या आप इसके खिलाफ हैं। पहले तो आप अपना रुख स्पष्ट करें, उसके बाद आप किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया दें। हालांकि कांग्रेस खुलकर लव जिहाद के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करें, उनका सिर्फ इतना कहना है कि आप पहले महिलाओं के हित की बात करें, उसके बाद आप दूसरे कानून बनाएं। वहीं दूसरी तरफ 2018 का भी जिक्र किया जा रहा है कि उस वक्त भी कहा गया था, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जब चुनाव के पहले वादे किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए। तो बीजेपी का ये कहना है कि 2018 के बाद उनकी सरकार नहीं थी और यही बहुत बड़ा कारण है कि जब अब सुनिश्चित हो चला है कि अब आने वाले कई सालों में अब बीजेपी अपनी सरकार चला रही है, बीजेपी की सरकार रहने वाली है, तो कई सारे जो पेंडिंग प्रस्ताव थे अब उनको इस बार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान रखा जाएगा और उन पर तत्काल प्रभाव से काम भी किया जाएगा। लव जिहाद एक ऐसा मामला है जो कि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में भी काफी चर्चित रहा है और हर बार ये देखा जाता है कि जब भी नए मामले सामने आते हैं तो उसको लेकर काफी बवाल भी होता है, वार पलटवार होता है, धर्मों के बीच की लड़ाई हो जाती है, हिंदू और मुस्लिम धर्म। रामेश्वर शर्मा ने बहुत बड़ा बयान दिया। उनका ये कहना है कि हिंदू लड़कियां मुस्लिम धर्म अपना सकती हैं तो मुस्लिम लड़कियां हिंदू धर्म क्यों नहीं अपना सकती हैं। ये जो प्रोपेगेंडा जो मुस्लिम समाज ने कर रखा है इसका वो विरोध करते हैं। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का सहयोगी दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया रीनू। तो अब बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे की। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए पहुंचे। सपरिवार उनकी यात्रा रखी। हैदराबाद के बाद वे तिरुपति बालाजी दर्शन करने पहुंचे। वहां पर उन्होंने सपरिवार वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बाद उन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। ये अलग अलग आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। उन्होंने दर्शन के बाद विद्वानों से सपत्निक का मंडपम में आशीर्वाद लिया है। स्वामी के तीर्थ प्रसादम का भी उन्होंने स्वाद लिया है, प्रसाद लिया है। इसके बाद श्रीवारी मंदिर USD डॉलर शेषाद्री से भी मुलाकात उन्होंने की है। साथ ही सीएम ने वहां पर मूर्तियों और नक्शों के बारे में जानकारी ली है। तिरुमाला की यात्रा के बाद सीएम शिवराज ने जापाली तीर्थ का दौरा किया। अंजनी स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। तिरंजी मठ में भी महंत अर्जुन दास ने शिवराज जी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। सीएम ने अपनी पत्नी के साथ मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चश्मा भी खरीदा है। उनकी पत्नी ने चूड़ी भी खरीदी है और फिर शिवराज सिंह चौहान ने प्रकृति के संग भी कुछ समय बिताया है। हमेशा जल्दी में रहने वाले सीएम ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ तिरुमला में इत्मीनान से यात्रा की, पूजा अर्चना की, जो थोड़ी सी शॉपिंग है वो की और अच्छा वक्त बिताया। साधना सिंह, बेटे कार्तिकेय चौहान और कुणाल चौहान जापाली तीर्थ पहुंचे और वहां पर उन्होंने दर्शन किया है और दर्शन करने के बाद प्राकृतिक सुंदरता का वे लुत्फ उठाते भी नजर आए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ यात्रा पर निकले हुए हैं और तिरुपति वे पहुंचे। तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन उन्होंने किए। दर्शन करने के बाद वे अपने परिवार के साथ वक्त बिताते नजर आए। भगवान वेंकटेश के दर्शन किए, सौभाग्य मिला, मन ऊर्जा से भर गया।
और उनके चरणों में यही प्रार्थना की, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमें बनाना है। जनता के सबके सहयोग से भगवान के चरणों में यही प्रार्थना की कि इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी बुद्धि और विवेक दें जिससे हम अपनी जनता के साथ मिलकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकें, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके, आगे बढ़ सके और कोरोना जैसी महामारी अब खत्म हो, समाप्त हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। और चलिए अब एक बार फिर रुक करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी रीनू। रीनू, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपेश, ग्वालियर से खबर है जहां पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह के मैरिज गार्डन तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बालाजी गार्डन पर एंटी माफिया सेल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गार्डन के 3 शेड को तोड़ा गया। कांग्रेस नेता अशोक सिंह का है ये बालाजी गार्डन। प्रशासन का कहना है सरकारी जमीन पर गार्डन बना हुआ है, अवैध कब्जा किया गया है। दिग्विजय के कट्टर समर्थक हैं अशोक सिंह। ग्वालियर से 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं अशोक सिंह और इनका जो मैरिज गार्डन है उस पर अब जो अतिक्रमण की कार्रवाई है वो की जा रही है। इस पूरे मामले पर यह कहना है कि कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह हैं उन्होंने सरकारी जमीन पर मैरिज गार्डन का निर्माण कर रखा है, जिसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बालाजी गार्डन पर एंटी माफिया सेल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गार्डन के 3 शेड को तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस नेता अशोक सिंह का है बालाजी गार्डन। प्रशासन का कहना है सरकारी जमीन पर गार्डन बनाया हुआ है। और सबसे खास बात है इस पूरे मामले पर कि दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक हैं अशोक सिंह। ग्वालियर से 4 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं अशोक सिंह। तो ये कुछ तस्वीरें आप देखिए जहां पर ग्वालियर में कांग्रेस नेता के मैरिज गार्डन पर कार्रवाई चल रही है। तोड़फोड़ की कार्रवाई आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, शासकीय ज़मीन पर ये इसमें कुछ पोर्शन शासकीय ज़मीन पर निर्माण है, तो उस पोर्शन को हम लोगों ने शासकीय ज़मीन को अपने कब्जे में लेने के लिए आए हुए हैं। अभी इन्होंने एक स्टे बताया है तो उसका परीक्षण हो रहा है। यदि स्टे होगा तो हम कार्रवाई रोक देंगे। लगभग कितने ज़मीन पर इसमें बताया गया? लगभग 2 बीघा ज़मीन ये दूसरे सर्वे नंबर पर है और ये 1912 का एक कॉर्नर आ रहा है जिस पे बिल्डिंग बनी हुई है। इसको भी सीमांकन करने पर स्थिति क्लियर हो जाएगी। इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस किया गया था? हाँ, नोटिस हमारे SDM ऑफिस से दिया गया होगा डेफिनेटली, और उसके हिसाब से कार्रवाई। तो सुना आपने, अभी ये कहना है कि सीमांकन होगा, सीमांकन के बाद जितना भी अवैध कब्जा होगा, सरकारी जमीन पर जितना भी अवैध निर्माण होगा उसे तोड़ दिया जाएगा। जैसे कि आपने सुना है अभी जो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, जैसा कि अभी हमने सुना है कि सीमांकन होगा, उसके बाद ही तय हो जाएगा कि कितना हिस्सा तोड़ा जाना है और कितना छोड़ना है। तो तकरीबन कितना हिस्सा है, कौन सा वो हिस्सा है जो कि अवैध कब्जे के अंतर्गत आता है? देखिए, ये कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह और इन्हीं के पारिवारिक सदस्यों का ये गार्डन है, बालाजी गार्डन नाम से संचालित है और ये मेन रोड के किनारे है। यही वजह है कि प्रशासन का ये कहना है कि जो 4.5 बीघे के लगभग जमीन पे ये गार्डन बना है उसमें कुछ जमीन जो है सरकारी है और ये गार्डन के किनारे वाली जो जमीन है उस जमीन पर संचालकों ने अतिक्रमण किया है और यहाँ निर्माण कार्य किया है। इस तरह का प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ कार्रवाई करने आए उन्होंने दावा किया है और इसी के साथ उन्होंने टीन शेड तोड़ दिया है। साथ ही जो एक 2 मंजिला बिल्डिंग और बनी हुई है जो गार्डन के काम आती है, उस बिल्डिंग को भी अवैध बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। हालांकि संचालकों द्वारा न्यायालय के कुछ दस्तावेज पेश किए गए, उसके बाद अब यहाँ सीमांकन किया जाएगा और उसके बाद 24 घंटे की इनको मोहलत दी गई है। कल दोपहर 2 बजे इस पर कार्रवाई होगी और सीमांकन के बाद ही खुलासा होगा कि आखिरकार कितनी सरकारी जमीन इस गार्डन के अंदर अतिक्रमण में है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो सीमांकन होगा, 24 घंटे का वक्त दिया जा रहा है, उसके बाद ही तय हो जाएगा कि तकरीबन कितनी जमीन सरकारी जमीन अवैध निर्माण इसमें किया गया है और उस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होगी।
अगली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां विधानसभा सत्र को लेकर बड़ी खबर। 21 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 21 से 30 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने इस बात की जानकारी दी है। चंद्रशेखर गंगराड़े ने न्यूज 18 को जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल पेश करेंगे अनुपूरक बजट। जी हां, 7 दिनों के सत्र में बजट के साथ विधेयक भी पेश किए जाएंगे। तो 21 दिसंबर से विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। 21 से 30 दिसंबर तक कुल 7 दिनों तक की कार्यवाही चलेगी। सीएम भूपेश बघेल अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे और सत्र में बजट के साथ ही कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। तो तैयारी शुरू हो चुकी है विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। 21 दिसंबर से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी खबर है रायपुर से, 21 से 30 दिसंबर यानी कि ये मानकर चलिए कि इस बार जो शीतकालीन की कार्रवाई विधानसभा की शुरू होगी, इस कार्रवाई के दौरान अनुपूरक बजट तो पेश किया ही जाएगा और साथ ही साथ कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। और तमाम विश्लेषण के लिए जानकारी के साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी जुड़ गए। प्रकाश जी, 21 दिसंबर से विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। अनुपूरक बजट के साथ साथ क्या वो प्रमुख मुद्दे हैं, क्या वो प्रमुख विधेयक होंगे जो कि पेश किए जा सकते हैं? देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे बड़ी बात होगी इसी दौरान धान खरीदी का 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है और उसको लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ के बीच रस्साकसी चल रही है। तो जाहिर है वो भी बातें आएंगे। लगातार राज्य सरकार जो ऋण ले रही है उसको लेकर भी आएंगे, मुद्दे उठेंगे। साथ ही अगर हम बात करें, कई ऐसे विधेयक हैं जिसको सदन में प्रस्तुत करना है, आधे अधूरे रह गए या पिछले बार भी रह गए थे, उसको लेकर भी करना था। और कुछ बातें ऐसी होती है कि आपको 6 महीने के अंदर वो चीजें सदन में रखना होता है। उन सबकी बातों को भी छोड़ दे तो शीतकालीन सत्र में पिछले बार जो अक्टूबर में अभी हुआ था उसमें चर्चाएं नहीं हो पाई थी, विशेष सत्र जरूर बुलाया गया था। तो इसमें प्रश्नोत्तरी भी होंगे और साथ ही प्रदेश के मुद्दे जैसे धान खरीदी हो, क्राइम को लेकर जो बातें हो रही है उसको लेकर भी हो, और रोजगार कैसे मिले लोगों को, और कोविड को लेकर भी, कोरोना को लेकर जो व्यवस्थापन है, किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं, उसको लेकर भी होंगे। जीएसटी पे केंद्र सरकार ज्यादा पैसा नहीं दे रही है तो बजट में प्रदेश की आर्थिक स्थिति पे गड़बड़ हो रही है, तो उसका प्रभाव भी बजट पे रहेगा। तो अनुपूरक बजट यानी कि काफी महत्वपूर्ण ये सत्र देखने को मिलेगा और इसमें कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि किसानों से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो इस बार विधेयक पेश किए जा सकते हैं। प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं सूरत से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां पर सूरत के ट्राई हॉस्पिटल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर हैं। अस्पताल के सर्वर रूम में आग लगी है और सभी मरीजों को बाहर निकाला गया। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूरत से, जहां सूरत में ट्राई हॉस्पिटल में आग लग गई। आग कैसे लगी है, जांच का विषय बना हुआ है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। अस्पताल के सर्वर रूम में आग लगी थी और सभी मरीजों को यहां से दूसरे जगह शिफ्ट किया गया है। तो काफी अफरा तफरी का माहौल रहा, काफी भगदड़ मची और जितने भी मरीज यहां पर भर्ती थे सभी को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर सूरत से। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और लगातार इंदौर में हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। उनके अवैध ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर एक और हिस्ट्री शीटर बदमाश साजिद चंदनवाला के ठिकानों पर अतिक्रमण चलाकर निगम ने अतिक्रमण जो किया गया था, अवैध अतिक्रमण जो था, उस पर कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह की अगुवाई में प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची और गुंडा तत्वों के खिलाफ संयुक्त मुहिम चलाकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज भी पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर निगम ने अवैध कब्जे हटाए जाने की कार्रवाई की है। आज इंदौर शहर के नामी हिस्ट्री शीटर साजिद चंदनवाला के यहां पर अतिक्रमण की जो कार्रवाई देखने को मिली है।
और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। हमारी सहयोगी रीनू मौजूद है। रीनू, ओवर टू यू। जी दीपेश, भोपाल से खबर है, बीएसपी विधायकों ने ठोका निगम मंडलों के लिए दावा। जी हां, मंत्री तो नहीं लेकिन निगम मंडल में पद मिलने का भरोसा है। हम लोग उस वक्त बीजेपी के साथ रहे जब उन्हें जरूरत थी। मुझे सीएम भूपेंद्र सिंह और साथ ही नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा है। रामबाई ने इमरती देवी को भी निगम मंडल में पद देने की पैरवी की है। उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अटकलें चल रही हैं। चुनाव से पहले सरकार के साथ रही बीएसपी अब क्या सरकार के साथ ही रहेगी, और अगर रहेगी तो फिर उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं होंगी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीएसपी की विधायक रामबाई जी हैं। रामबाई जी, नतीजे तो अब आ चुके हैं। संजू सिंह जी ने पहले हालांकि ऐलान भी कर दिया था कि आप लोग तो बीजेपी के साथ हैं, अब तो नतीजे भी आ गए हैं, तो अब कोई आप लोगों को लगता है कि कुछ आप लोगों के लिए बेहतर होगा सरकार में? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि फुल फ्रेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और हम लोग उस समय उनके साथ थे जब ज़रूरत थी। तो आज भरोसा है मुझे भूपेंद्र सिंह जी पर, नरोत्तम भैया पर, सीएम साहब पर, और हमारे गोविंद सिंह जी हैं, वो भी हमारे जीजा जी हैं। तो इन लोगों पर भरोसा है कि मंत्रिमंडल का तो जो है मैं वो ही बता सकती हूँ। जो मुझे लगता है कि वो मंत्रिमंडल है जो उसमें तो नई जगह मिल सकती है। हाँ, लेकिन निगम के पद ज़रूर देंगे वो लोग, क्योंकि जो उन लोगों ने हम लोगों ने उन लोगों के समय में जब स्थिति थी, उनकी सरकार बनी थी, उस समय हम लोग साथ में थे। तो वो जो भरोसा है कि निगम का पद जरूर दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन मुश्किल ये हो सकती है कि कुछ मंत्री हार गए हैं। मसलन इमरती देवी की हम बात करें, एदल सिंह कंसाना की बात करें, गिरिराज दंडोतिया की बात करें, तो वहाँ इमरती जी भी कह रही हैं कि वो तो मंत्री रहेंगी। अब जीती तो नहीं है तो मंत्री का दर्जा ही मिल सकता है, मंत्री तो बन नहीं पाएंगे। तो लगता है कि उन लोगों के बीच में आप लोगों का नंबर आ पाएगा? बिल्कुल लगता है, क्योंकि पहले तो मैं इमरती दीदी की बात करूंगी कि उन्हें तो स्वतंत्र प्रभार मिलने चाहिए, उनके लिए आने बहुत बड़ा पद मिलने चाहिए। अच्छी थी वो और वो हार चुकी, इसका दुख। और चलिए सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का सहयोगी दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया रीनू। और अब अगली खबर का जिक्र करते हैं। दरअसल देवास के जो थाना क्षेत्र है उज्जैन का, वहां पर नशेड़ी के द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया, जमकर वहां पर हंगामा देखने को मिला है। वो खबर जरा विस्तार से बताते हैं कि उज्जैन के देवास थाना इलाके में नशेड़ी का आतंक यहां पर देखने को मिला है। पुलिस का खौफ और न ही इनके मन में असहाय बुजुर्गों के लिए दया भावना है। लूट की एक ऐसी ही घटना को चामुंडा माता मंदिर के बाहर चौराहे पर बैठी बुजुर्ग भिखारी महिला के साथ यहां पर अंजाम दिया गया। महिला के पास अचानक 3 नशेड़ी युवक पहुंचे और मौका देखकर बुजुर्ग भिखारी महिला के पैरों के पास से जो बैग था वो पैसे का छीनकर भाग निकले हैं। उसे रोता देखकर एक ऑटो चालक ने पीछा कर एक नशेड़ी को पकड़ लिया और पब्लिक के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 200-300 तो नोट था, चिल्ला रही थी, सवेर की मांगी रही, आज सबने दिया, हमारे आज सबने दिया था साहब। इतनी चिल्ला थी, इतनी कौन लेके भगे हैं? यो छोरो कहाँ गए हो लेके भगते हैं? वो तुम्हारा 1 महीने से मैट्रिक में से 10 रुपया दे रही थी मारे, तो वो इतनी दूर लेवा गई तो इन्हें अड़ी लेने लेने बगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अम्बा अस्पताल से चोरी हुए बच्चे के मामले को लेकर अब्बा प्रबंधन ने एक टीम बना दी है और वो टीम अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक का इस पूरे मामले में बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें, कमेटी में अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष समेत 3 अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस मामले में कमेटी अब सिक्योरिटी एजेंसी की भूमिका की भी जाँच करेगी। फिलहाल कमेटी ने सिक्योरिटी एजेंसी और ड्यूटी नर्स को नोटिस देकर 2 दिन में जवाब मांगा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि हमारे सहयोगी रीनू हमारे साथ जुड़ी थी। रीनू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।